नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों की ओर, जहां पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उनके कार्यालय पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यालय परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अपने नेता का अभिनंदन किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न जन सरोकारों के जुड़े मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी कार्यालय को भी विशेष रूप से सजाया गया था। बैठक के जरिए जदयू संगठन को और मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिशा तय किए जाने पर भी जोर दिया गया। तो नालंदा जिले के राजगीर में कथित मॉब लिंचिंग की घटना में जान गंवाने वाले 2 युवकों के परिजन से मिलने सांसद पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि केवल धार्मिक और साधु महात्माओं के प्रभाव में आने के बजाय अपने अधिकारों और न्याय के लिए जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर जनता सत्ता पक्ष को वोट देना बंद करेगी तभी उन्हें न्याय मिल सकेगा, नहीं तो उन्हें दर दर भटकना पड़ेगा। इसी के साथ सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में जाति पूछकर लोगों पर हमले किए जा रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती हिंसा और अपराध पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है और इसकी कार्रवाई की जरूरत भी पड़ रही है। तो वहीं पीड़ित परिवारों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। तो देवघर में आयोजित नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण माहौल और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच बड़ी चिंता और असमंजस के माहौल के बीच दोबारा परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र से बाहर निकलते अभ्यर्थियों के चेहरों पर राहत और संतोष साफ दिखाई दिया। छात्रों ने बताया कि दोबारा परीक्षा की तैयारी मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद आत्मविश्वास लौटा। अभ्यर्थियों के अनुसार इस बार बायोलॉजी का भाग अपेक्षाकृत आसान रहा, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अवधारणात्मक प्रश्नों ने थोड़ी चुनौती पेश की थी। अधिकांश छात्रों ने प्रश्न पत्र को संतुलित बताया। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। दस्तावेज सत्यापन, मेटल डिटेक्टर से जांच और प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई पर विशेष निगरानी रखी गई। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पेयजल, ORS और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की थी। परीक्षा के बाद छात्रों और अभिभावकों ने बेहतर प्रबंधन और निष्पक्ष व्यवस्था पर संतोष जताया और अब सभी की निगाहें परिणाम पर टिकी हुई है। एग्जाम हुआ, क्या व्यवस्था थी? एग्जाम गया, व्यवस्था भी इस बार ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुआ और कंफर्टेबल था, ना कोई प्रॉब्लम और टेंशन स्टाफ वगैरह को भी पेपर के बारे में क्या कहेंगे? कैसा उतना हार्ड नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टफ था। क्या सिलेबस से बाहर सवाल आए थे या आपको लगा कि नहीं दे देना चाहिए? काफी गर्मी थी। व्यवस्थाएं क्या क्या थी अंदर में, पानी वगैरह की? हाँ, पानी का बोतल जिसके पास नहीं था उनको दिया जा रहा था। टेंट प्रोवाइडेड ऑब्वियसली। पेपर मॉडरेट टू इजी लेवल पे जाएगा हमको लगता है, और केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी था, मतलब टाइम लगा, और फिजिक्स मॉडरेट था, मतलब उसको अगर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ के आए तो ही बना सकता था। बायो बहुत आसान था। सुरक्षा के मानक को देखा जाए तो किस तरह से हाँ, सही था। ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ, बाकी सब कुछ ठीक ही था। सुरक्षा कड़ी। तो धनबाद के बैंक मोड़ स्थित GMC मॉल परिसर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित आम महोत्सव में 3 लाख रुपए प्रति किलो कीमत वाला मियाजाकी आम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दुर्लभ किस्म के आम को देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यही मियाजाकी आम की खेती करने वाले कृषक विशेषज्ञ रवि कुमार निषाद ने बताया कि ज्ञापन के मियाजाकी शहर के
और साथ ही बताया है कि जापान के मियाजाकी शहर के नाम पर इस आम का नाम रखा गया है और इसके औषधीय गुणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी अधिक है। रवि निषाद जय धरती मां फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और अब तक 3 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। आम महोत्सव का उद्घाटन उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी ने किया। उपायुक्त ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ना और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। ऑर्गेनिक उत्पादों को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि महोत्सव में केवल मियाजाकी आम ही नहीं बल्कि लंगड़ा, आम्रपाली, सिंदूरी, मालदा, भागलपुरी और दशहरी समेत कई किस्मों के आमों की प्रदर्शनी और बिक्री भी की जा रही है। आदित्य रंजन ने कहा कि इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छे से डीएमसी मॉल में मनाया गया और उसके लिए मैं पूरी टीम को, खासकर नरेगा की टीम लेड बाय डीडीसी, और ये जगह भी बहुत प्राइम लोकेशन पे है, तो डीएमसी का भी इसमें अच्छा योगदान रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो धनबाद के किसान हैं जिनको नरेगा से आम बागवानी मिला है या वो लोग अपने से भी लगाएं, उन लोगों को एक मार्केट दिया जाए। और हम लोग देख रहे हैं जो फीडबैक आ रहा है कि जो बाज़ार में आम मिलता है उससे ज़्यादा अच्छा, बिना कार्बाइड का, बिना किसी केमिकल का और नेचुरल पका हुआ आम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और जितना आम आया था वो सब बिक गया जैसा मुझे पता चल रहा है, तो हम लोग इसको और लंबे समय तक चलाने का प्रयास करेंगे। और इस साल हम लोग टारगेट लिए हैं कि जितना हर साल आम बागवानी होता है, इस साल उसका कम से कम 2 से 3 गुना आम बागवानी हम लोग करेगा। धनबाद जिला के अलग अलग गांवों से लोग, जो किसान हैं, जो खुद उगाए हैं, वहां से ला करके यहाँ लगाए हैं। सभी वैरायटी का आम है और जो यहाँ आयोजन किए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जैसा देख रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक, शुद्ध, बिना किसी मिलावट का स्वयं पका हुआ आम है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि जैसा अभी डीसी साहब बताए ही हैं कि ये और अभी लंबा चलेगा, सभी लोग आकर के इस आम महोत्सव का आनंद लें और यहाँ से अलग अलग प्रकार का आम खरीद के ले जाएं। सर आपने खरीदा कि नहीं? सर हमने अभी खरीदा नहीं, लेकिन हम भी खरीदेंगे अभी। महोत्सव में आप शरीक हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन को, जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस तरह का मेला का आयोजन किया, क्योंकि आए दिन धनबाद में तरह तरह के मेला लगते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए कोई इस तरह का मेला नहीं लगता। खास करके आम बागानी उनसे बहने करते हैं और मैं जब उन लोगों से कभी मिलती हूँ तो उन्होंने दीदी हम लोग आम बागान तो किए हैं, हम लोग आम उपजाते भी हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म हम लोग को नहीं मिलता, सही बाजार या मार्केट नहीं मिलता, जिसके कारण हम लोग गांव में ही कम दाम में ही इसको सेल कर देते हैं, या फिर कोई व्यापारी हमारे पास आता है तो कम दाम में ही उनको हम दे देते हैं। तो इस तरह का मेला लगा, तो यहाँ पे देखिए धनबाद की मेन जगह पे लगा है, बैंक मोड़ में लगा हुआ ये मेला। तो आपके चैनल के माध्यम से या फिर जितने लोग जानकारी है, जरूर इस मेला में आए, यहाँ की बहनों से आम खरीदे और खास करके यहाँ जरूर आए कि आम्रपाली में देखिएगा आप 3 लाख तक का आम मिलता है। कहाँ आम हम लोगों ने अपने बचपन में 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो खाए, 50, 100, 300, 3 लाख। तो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों के बीच बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकार का पक्ष सामने रखा है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सुरक्षा के संकल्प के साथ काम कर रही है और राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार हर बिहारी की सुरक्षा की गारंटी देती है और अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा के लिए सजग है। विपक्ष अपनी भूमिका निभावेंगे, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सरकार एनडीए की डबल इंजन की सरकार हर बिहारियों के लिए, हर माँ भारती के संतानों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की गारंटी देती। तो आरा के नागरिक प्रचारिणी सभागार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से गरीब चौपाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों, वांछितों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी अपने क्षेत्रों की समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को नेताओं के समक्ष रखा। देखिए, आप सबको सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद और आप सब हम लोग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब नाम में देख रहे हैं, गरीब चौपाल। गरीब चौपाल का मतलब है कि उन गरीबों के पास हम लोग जाते हैं जो आज तक अपने अधिकारों की मांग के लिए ब्लॉक नहीं जा पाते हैं, जहां उपयुक्त जगह होता है वो नहीं जा पाते, संवाद नहीं कर पाते हैं। उन गरीबों को हम जागृत करने के लिए और अपना संगठन मजबूत करने के लिए, अपने संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी कहने के लिए कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के मकसद को, विचारधारा को जान के गरीबों के पास जाइए और गरीब से वार्ता करिए। और गरीब जब एक साथ होंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी नाम होगा, पार्टी का भी नाम होगा और जिन मुद्दों को लेके आप समाज सेवा में आए हैं वो आपकी पूर्ति होगी। तो गरीब चौपाल में हम गरीबों को आह्वान करते हैं कि आकर के आप अपनी समस्याओं का जो आपकी समस्या है उसको हमारे पार्टी ने कहा, उनका उद्देश्य है कि आपने सुना है कि बहुत लोग आवेदन में सादा कागज देते हैं, बहुत लोग आधार कार्ड देते हैं। वो उस समाज से गुजरे हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उनके दिमाग में है। जिनको आवेदन तक नहीं लिखना, बहुत सूचित हैं, बहुत पीड़ित हैं, उनकी समस्या कोई सुन नहीं रहा है। तो गांव गरीब के यहाँ हम जाकर चौपाल का कार्यक्रम करेंगे, गरीब चौपाल, और उनकी समस्या को लेकर उस समस्या का समाधान हेतु हम सरकार में काम करेंगे, हम प्रशासन में काम करेंगे और गरीबों का समस्या का समाधान। चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बाढ़ स्थित प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर परिसर में शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब वधु पक्ष के ठहरने के लिए बनाए गए धर्मशाला पर अज्ञात लोगों ने अचानक से पथराव कर दिया। घटना में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार वधु पक्ष के लोग पंडारक थाना क्षेत्र से विवाह के लिए उमानाथ मंदिर पहुंचे थे, जबकि बारात शहरी गांव से आई थी। परिजनों का कहना है कि जैसे ही बिजली गुल हुई, कुछ अज्ञात लोगों ने धर्मशाला पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि घटना के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है और न ही कोई पक्ष इसके कारणों के बारे में कुछ बता पा रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और बाढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वधु पक्ष के लोगों ने बाराती पक्ष पर किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। वहीं पुलिस स्थानीय लोगों की भूमिका समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तो नवादा में सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों की मौत के बाद सदर अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दोनों युवकों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सुपौल गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल नवादा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के मोगलाखर मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद कैफ और 22 वर्षीय मोहम्मद आतिफ के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के समय दोनों युवक जीवित थे, लेकिन करीब 2 घंटे तक कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंततः उनकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक कुमार आदित्य के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। तो किशनगंज जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां लगातार हुई भारी बारिश के बाद बुरी डांगी नदी पर बना करीब 25 से 30 वर्ष पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। माणिकपुर सखुआ डाली सड़क पर स्थित इस पुल के 2 पायों को नुकसान पहुंचा है, जिससे आसपास के कई गांव को करीब 50,000 लोगों के आवागमन पर संकट मंडराने लगा है। जानकारी के अनुसार नदी में बहकर आए डाल कचरे के पुल के नीचे जमा हो जाने से पानी का दबाव काफी बढ़ गया, जिसके कारण पुल के पायों को नुकसान पहुंचा। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक दी,
सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जेसीबी मशीन की मदद से पुल के नीचे जमा कचरे को हटाकर पानी के बहाव को सामान्य करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही भी पुल की जर्जर स्थिति का एक प्रमुख कारण है और इसी के साथ लोगों ने पुल की तत्काल तकनीकी जांच और मरम्मत की मांग की है। ये छोटा बारिश के कारण जो जल जमा हुआ है, अगर समय रहते पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई, एसपीडी या एसडीओ ध्यान देता तो आज ये नहीं होता। अधिक क्षमता का वाहन इस रोड से गुजर हो रहा है और प्रशासन देख करके आंख बंद किया हुआ है। अगर समय रहते क्या था, प्रशासन अधिक क्षमता वाले वाहन को रोक देता। तो कटिहार में नकली पुलिसकर्मी बनकर घूम रहे एक संदिग्ध युवक का भांडाफोड़ हुआ है। असली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस की वर्दी, जूते और वेज बरामद किए गए हैं और इसी के साथ जिसके बाद पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान कैमूर जिले के निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ के दौरान उसने खुद को अररिया जिले के तैनात पुलिस सिपाही बताया है, लेकिन जब पुलिस ने उसके दावों का सत्यापन किया तो उसकी पूरी कहानी फर्जी निकली। पुलिस के अनुसार आरोपी के बैग से पुलिस वर्दी, जूते और बैज बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि पिछले कई दिनों से वो पुलिस लाइन के आसपास सक्रिय था। पुलिस को आशंका है कि वो पुलिस लाइन की रैकी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो कई दिनों से पुलिस लाइन परिसर के आसपास रह रहा था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। अभी सूचना मिली थी तो उस पर जांच हो रहा है, एफआईआर हो गया है, आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कितने दिन से रह रहा है, कुछ है इस पे स्पेसिफिक? अभी जांच चल रहा है, बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आरा के नागरिक पिछाड़नी सभागार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से गरीब चौपाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और जनहित के मुद्दों को रखा। जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि गरीब चौपाल संवाद का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए प्रभावी पहल करना है। जो दूर रहे लोगों को, विस्थापित लोगों को बसाया गया है, जहाँ लाके बसाया गया उस जमीन को बराबर करने के लिए या वहाँ चापाकल, बिजली के लिए कुछ भी हो, उसके लिए वो बराबर प्रशासन के संपर्क में रहता था। और अभी आप लोगों ने कहा कि उसको चापाकल का बोरिंग जो किया गया उसकी गहराई कम होगी या कोई कारण प्लेटफार्म नहीं बना होगा। बिहार के गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार यह हमला पुराने विवाद और रंजिश को लेकर किया गया बताया जा रहा है। हमले में विजेंद्र नाथ तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो भोजपुर जिले में 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न्याय की मांग की और घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक के साथ न्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। भरत भूषण तिवारी के लिए निकाला गया था, जो कि शहीद का दर्जा वो मांग कर रहे हैं। उनके लिए बिहार के सबसे खराब मानसिक स्थिति नीतीश कुमार बताए जाने वाले व्यक्ति इतना अच्छा बयान देते हैं, और पुलिस जो मेडिकल फिट होके जाती है, अपना ड्यूटी निभा रही है, वो अनफिट की तरह काम कर रही है। इससे मैं सारा प्रशासन का मांग करता हूँ वहाँ का कि उनका मेडिकल पहले जांच होगी। सारे पुलिसकर्मी मेडिकल फिट उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। क्या लगता है आपको? लगता क्या है, एकदम उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए सारे पुलिसकर्मी को, जितने दोषी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। सब लोग जानता है कि दोषी हैं, पुलिसकर्मी खुद भी जान रहे हैं कि दोषी हैं। एक भी पुलिसकर्मी खुल के नहीं आ रहे हैं। उनके रोगों में अभी खून नहीं बह रहा है, उनके रोगों में पानी बह रहा है। जो वो ड्यूटी निभाते समय, ज्वाइन करते समय वो बोलते हैं कि मैं देश के प्रभुत्व को बनाए रखूंगा, वही इस समय कीचड़ की तरह उसको, नाला के पानी की तरह उसको अखंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए। देखिए, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना जाने कितने फर्जी इनकाउंटर में कितने माँ की बेटे को हत्या कर दिया जाता है और उसे फर्जी इनकाउंटर के नाम दिया जाता है। हमारी सरकार से मांग है कि भोजपुर जिला प्रशासन पे जितने भी वहाँ पे पोस्टेड है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे हत्या का मुकदमा करके सब पे FIR दर्ज करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा भी सुनानी चाहिए। जी, कैंडल मार्च निकाला गया था जो भोजपुर में भरत भूषण तिवारी की जो निर्मम हत्या कर दी गई। मैं उसे हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो साजिशन, वो हत्या कराई गई है। और वो अगर वैसे लोगों की हत्या की जाए जो समाज की प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाता हो, समाज के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाता हो, समाज के लोगों, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके खाना राशन पानी के लिए जो आवाज उठाता है, उनकी आवाज देने के लिए आवाज उठाता हो, वैसे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है इन पुलिस को द्वारा। वो पुलिस नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे के पिता के साथ ऐसी घटना घटे, किसी अगर सामाजिक कार्यकर्ता के जो भी समाज के लोग हैं उनके साथ ऐसी घटना घटे, तो मजबूरन ऐसे हर एक सामाजिक कार्यकर्ता को हथियार उठाना पड़ेगा और तब जाकर ऐसे पुलिस वाले लोग समझेंगे, क्योंकि पुलिस नहीं बल्कि वो आतंकवादी हैं। वहाँ के मैं मांग करना चाहूंगा, वहाँ के स्थानीय सभी SP DSP जितने भी हैं सबको बर्खास्त किया जाए और जहाँ जवनिया गांव के जितने भी गांव ग्रामीण वासी हैं उनको वहाँ पर आवास की व्यवस्था की जाए, उनको जमीन मुहैया कराया जाए ताकि वो बाढ़ से पीड़ित न रहे। यह हमारी मांग है। पटना के बाढ़ अनुमंडल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जुआ खेलने से रोकने और कथित चुनावी रंजिश को लेकर हुई गोलीबारी में बेड़ना पूर्वी पंचायत के मुखिया के बेटे समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के कोंदी स्टैंड की है, जहां दिन दहाड़े चली गोलियों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों की पहचान बेड़ना पूर्वी पंचायत के मुखिया राजकुमार के 15 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार और उनके 25 वर्षीय भाई पुरुषोत्तम कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक साहिल ने कुछ लोगों को जुआ खेलते देखा और इसका विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दोनों को गोलियां लग गई। मुखिया राजकुमार ने बासोबागी गांव के कुछ लोगों पर हमले का आरोप लगाते हुए इसे पुरानी चुनावी रंजिश का नतीजा बताया है। घटना के बाद दोनों घायलों को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। देखिए, अभी करीब 1 घंटे पहले यहाँ से सूचना प्राप्त हुई है कि बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंदी बस स्टैंड के समीप कुछ लोगों के बीच में रंजिश और झड़प को लेकर एक झड़प हुई, जिस क्रम में एक व्यक्ति को गोली लगी है। अभी कुछ लोगों द्वारा जो घायल पक्ष के परिजन हैं उनके द्वारा एक और व्यक्ति को गोली छूने की बात बताई जा रही है, पर वो भी कॉन्फर्मेटरी नहीं है। फिलहाल एक व्यक्ति को गोली लगने की बात है, जिनका इलाज हेतु को PMCH या पटना के किसी अच्छे अस्पताल में भेजा गया है। जो तथ्य अभी उभर कर सामने आए हैं उसके आलोक में अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। FSL को घटनास्थल बुलाया गया है। अन्य जो भी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई पहलू। हजारीबाग में सोने चांदी के जेवर चमकाने और झाड़ फूक के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों और रिहायशी इलाकों में माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को ऐसे शातिर ठगों के झांसे में आने से बचाना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आए और अपने सोने चांदी के आभूषण किसी को ना सौंपे।
पुलिस के अनुसार कई अंतर्राज्यीय गिरोह केमिकल के से जेवर साफ करने या झाड़ फूक के नाम पर लोगों का विश्वास जीतकर उनके कीमती गहने लेकर फरार हो जाते हैं। सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान लोगों से कहा गया कि यदि उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को या नजदीकी थाने को दे। इसके साथ ही शहर के बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से जागरूक रहने और दूसरों को भी सतर्क करने की अपील की है। तो जेवर चमकाने को लेकर और झाड़ फूक के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सतर्क रहने को पुलिस ने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में ना आए। संदिग्ध दिखे तो तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे। भीड़भाड़ इलाकों में पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है ताकि किसी को भी कोई ठगी का शिकार ना होना पड़े। ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि हजारीबाग में सोने चांदी के जेवर चमकाने और झाड़ फूक के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों और रिहायशी इलाकों में माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया। अभियान का उद्देश्य आम नागरिक को, विशेषकर महिलाओं को ऐसे शातिर ठगों के झांसे में आने से रोकना बताया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आए और अपने सोने चांदी के आभूषण किसी को भी ना सौंपे। पुलिस के अनुसार कई अंतर्राज्यीय गिरोह केमिकल से जेवर साफ करने या झाड़ फूक के नाम पर लोगों का विश्वास जीतकर उनके कीमती गहने लेकर फरार हो जाते हैं। सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान लोगों से कहा गया कि यदि उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना डायल 112 या नजदीकी थाने को दे। और इसके साथ ही शहर के बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से जागरूक रहने और दूसरों को भी सतर्क करने की अपील की है। तो लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र स्थित बानालात में दुगो इंडस्ट्रीज स्टोन क्रेशर के पीछे आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे राहुल सिंह गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कालूमाथ एसडीपीओ उमेश प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भोलानाथ झंगू उर्फ भोला कुमार, विनोद कुमार झंगू और भोला कुमार विनोद कुमार गंजू और फलिंदर गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, 7.65 mm के 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई होंडा साइन मोटरसाइकिल, 2 स्मार्टफोन और रंगदारी मांगने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी राहुल सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और माइनिंग एवं स्टोन क्रशर क्षेत्रों में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इन पर रंगदारी, आर्म्स एक्ट और फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। मामले में बारियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को कुछ गुप्त सूचना मिला था। उसी के आधार पर मेरे नेतृत्व में बारियातू थाना प्रभारी और बालूमाथ थाना के पदाधिकारियों के सहयोग से टीम के द्वारा छापामारी किया गया। उसी क्रम में बारियातू थाना अंतर्गत बनालात स्थित एक फैक्ट्री है दुगु इंडस्ट्रीज, उसी के बगल में 3 लड़का को संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा गया, जिसे सत्यापन के क्रम में इन्होंने पूछताछ के क्रम में अपना नाम भोलानाथ, विनोद कुमार गंजू, फलिंदर गंजू बताया। ये पूछताछ के क्रम में इनके पास से लूट का मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल भी बरामद किया गया। सरायकेला में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को सिनी ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ओपी प्रभारी विनय कुमार ने की। इसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने और पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
ओपी प्रभारी विनय कुमार ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और आम जनता की साझा जिम्मेदारी है। शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में मुहर्रम जुलूस के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा भी की गई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पर्व के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। के माध्यम से मुहर्रम का बहुत बहुत अग्रिम बधाई देते हैं। आज हमारा जो कमलपुर पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा अल्पसंख्यक समुदायों का 12 में से 5 वार्ड मेरा यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी लोग रहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर धूमधाम से मुहर्रम मनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इस शांति समिति में आज हम लोग बैठक हुए और अपना विचार विमर्श रखे और किस प्रकार से हम लोग मनाते हैं। जब से हम लोग यहाँ से मुखिया बने हैं, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को हम लोग उनकी याद में अपने अपने गांव में, घरों में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करते हैं, फातिहा खानी का इनेकाद करते हैं और बहुत से जगहों पर अखाड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी को लेकर जैसे जो भी मुहर्रम मनाने वाले हैं, जो हमारे 27 को होगा। ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ जुलूस नहीं है, थोड़ा बहुत खेल होता है जिसको मतलब छोटे स्तर पे है, काफ़ी शांतिपूर्वक बताया गया और हम लोग भी वेरिफिकेशन पूरा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मॉर्निंग प्राइम टाइम बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।